Assalamu alaikum class. Today we are going to study this topic, that is non-context free language constructs. इसका सिर्फ मतलब ये यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जैसे अभी तक हमने देखा कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास लैंग्वेजेस के नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री कॉन्स्ट्रक्ट्स भी होते हैं. ये लाइक बेसिकली वी आर जस्ट टेलिंग कि जैसे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं तो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं और हम उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं बना सकते. इन अदर वर्ड्स लाइक हमारे पास लैंग्वेज की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है. अब हर लैंग्वेज को ही हम कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं बना सकते. हाँ, अगर हम उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं तो उसके बाद जो लैंग्वेज फिर हमारे पास बनती है वो हमारे पास लैंग्वेज ही डिफरेंट हो जाती है, ठीक है. यानी अगर हम उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस के लिए तो ये पॉसिबल है कि अगर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं तो चले ठीक है. अगर वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं तो आप उनको चेंज करके कॉन्टेक्स्ट फ्री बनाते हैं और वो सेम ही रहती हैं. समझे, शायद कोई वो बहुत सिंपल लैंग्वेज हो, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं और आप उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कोई नई लैंग्वेज बनेगी, वो अपनी जो असल एसेंस है उसको वो ख़त्म कर देगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर सम लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स फाउंड इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. This means that we cannot write a context-free grammar for these constructs. और उसके बाद हमारे पास यानी हमें बताया गया कि कुछ ऐसे हैं हमारे पास लैंग्वेजेस जिनका फिर हम कंटेक्स्ट फ्री नहीं कर सकते. जैसे उन्होंने सबसे पहले हमारे पास ये L1 की बात की हुई. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंटेक्स्ट फ्री नहीं है. वाई? बिकॉज इट एब्स्ट्रैक्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लेयरिंग एन आइडेंटिफायर एंड चेकिंग वेदर इट इज डिक्लेयर्ड और नॉट बिफोर बीइंग यूज्ड, एंड वी कैन नॉट डू दिस विद कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, राइट. तो ये बात हमें यहाँ पे बताई गई है कि ये पहले उसको डिक्लेयर करने से पहले इसे चेक किया जाता है यूज करने और डिक्लेयर करने से पहले, जबकि हम ये काम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते. सो जस्ट कीपिंग दिस इन माइंड, यहाँ पे हमें इसकी रीज़न बताएगी. अब अगर आप आगे फर्दर देखें तो हमारे पास ये 3-4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं और इनके आगे इन्होंने रीजंस भी बताई हुई हैं कि ये किस तरह ये कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं और कौन सी जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है. जैसे पहली वाली इन्होंने बताई हुई कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, एक सेकेंड, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री है. जैसे इसके बारे में देखें, ये लिखा हुआ है कि जी ये नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हमारे पास है, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री. अगली भी इन्होंने नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लिखा हुआ है और उसके बाद जो बाकी अगली लैंग्वेजेस की बात है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है. तो उन्होंने, और बल्कि आप यहाँ पे तो देखेंगे कि उन्होंने इसी लैंग्वेज को चेंज करके बताया हुआ है. इस लैंग्वेज को हम लोगों ने, ये वाली जो लैंग्वेज है इसकी यहाँ पे हमने ये 2-3 वेरिएशंस ली हैं. इसकी वेरिएशन एक ये ली है और एक ये ली है. तो आप इसको एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और लाइक वी आर डन विद लैंग्वेजेस एंड ग्रामर्स अ लॉट. तो अभी मैं इसीलिए ये इतना सा ही टॉपिक है और इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी. बाकी कोई जो है वो ख़ास मसला इसमें नहीं है, ठीक है जी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर्स. दैट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक बट इट्स ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, ठीक है. हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे ग्रामर्स की. एज वी हैव सीन वेरियस लैंग्वेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड effectively by context-free grammars. All the grammars are not always optimized. हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड चीज़ का मतलब यह है कि उसमें जो भी फालतू या ऐसी वैसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके बगैर हमारा काम हो सकता है, उसको हम एलिमिनेट कर दें. सो दैट इज़ समथिंग वी कॉल ऑप्टिमाइज थिंग. सो दैट मीन्स ग्रामर मे कंटेन सम एक्स्ट्रा सिम्बल्स, राइट. वी डोंट हैव ऑप्टिमाइज्ड ग्रामर, सो इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास उसमें एक्स्ट्रा सिम्बल्स हो सकते हैं जिसे अननेसेसरी सिम्बल्स कहेंगे. These will increase the length of the grammar. Simplification of grammar involves removing all the unnecessary symbols. For example, look at this example. अब यहाँ पे आप इस example को गौर से देखें. Start symbol makes A and B, यानी S से हम जा रहे हैं A और B पे, right? उसके बाद आप देखें कि A बता रहा है कि आप स्मॉल A पे चले जाएं, B कह रहा है कि आप स्मॉल B पे या C पे चले जाएं, और E कह रहा है कि आप C या फिर यानी E डिफाइंस या प्रोड्यूसेस, उसकी प्रोडक्शन ये है कि आप C या एप्सिलॉन पे चले जाएं, राइट. अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें कि स्टार्ट सिंबल से हम A और B पे तो जा सकते हैं, ठीक है. स्टार्ट सिंबल से आप A पे भी जा सकते हैं, यहाँ से हम A पे जा रहे हैं और यहाँ से हम B पे भी जा रहे हैं, लेकिन E पे तो हम जा ही नहीं रहे.
ई तो हमारा बिल्कुल उसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक इट इज ऑफ नो यूज। हम ई पे अपने स्टार्ट सिंबल्स को यूज करते हुए जा ही नहीं रहे। तो ये आपको लग नहीं रहा कि इसमें प्रॉब्लम है कि आपकी जब भी प्रोडक्शंस बनेंगी, हम जो भी अपनी लैंग्वेज का रूल बनाएंगे उस रूल में कुछ भी हम करेंगे तो ई तक पहुंचेंगे कैसे, व्हाट इज द वे। और एक तो पहली बात है कि हम ई पे जा ही नहीं रहे, ठीक है, देयर इज नो, आप ये समझ लें कि हमारे पास कोई पाथ जो है वो ई पे जा ही नहीं रहा। कौन से पाथ से हम ई पे जाएंगे, ठीक है, बी भी ई पे नहीं जा रहा, राइट। उसके बाद बी जा रहा है सी पे, तो सी से हम बना क्या रहे हैं, मेकिंग व्हाट, आर वी मेकिंग समथिंग, नो वी आर मेकिंग नथिंग। उसके बाद ई जो है वो एक नल प्रोडक्शन भी करवा रहा है, मतलब ई से ये जो सी है हम इसे डिराइव कैसे करेंगे, देयर इज नो वे टू डिराइव इट, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया सी नेवर डिफाइंस एनी टर्मिनल। देखिए ना, सी तो कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे आया है, उसके बाद ना इसने आगे कहीं जाना है ना ये कुछ डिफाइन कर रहा है, तो इट्स जस्ट यूजलेस। ई एंड सी डू नॉट अपीयर इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं, सेंटेंशियल फॉर्म में तो तब आएंगे ना, ई तो बेचारा स्टार्ट से आ ही नहीं सकता। और सी इसलिए कि सी तो कोई चीज बना ही नहीं रहा, इट इज नॉट मेकिंग एनी टर्मिनल, इट इज नॉट मेकिंग एनीथिंग एट ऑल, सो वी डोंट नीड इट। उसके बाद ई जो है वो एक एम्प्टी नल प्रोडक्शन भी करवा रहा है, एंड बी मेक सी मीन्स कि वो सिंपली उसको रिप्लेस करवा रहा है। अगर मैं ये वाली प्रोडक्शन लिखती हूँ कि बी मेकिंग सी, ऑलराइट, लिख दी। अब आगे, अब आपको पता है ना इस तरह हम प्रोडक्शन लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, सी मेक्स व्हाट, सी इज गोइंग वेयर, सो वी हैव नो वेयर टू गो इफ वी आर यूजिंग सी, तो इसलिए हम उसको खत्म कर देंगे। अब अगर हम इसको, इस ग्रामर को सिंप्लीफाई करें तो एक बात तो हमें क्लियरली पता चल गई कि ये जो चीज़ है ना इसको तो हम ख़त्म ही कर दें। अब ये अक्सर ऐसा होता है कि मैं पेन सेलेक्ट करती हूँ, मुझे पता नहीं होता, जेन में नहीं रहता, और वो मोटा यानी उसका थोड़ा थिक वाली निब जो है वो सिलेक्ट हुई होती है। उसके बाद ये जो सी आ रहा है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे इस ग्रामर को, तो अब हम क्या देख सकते हैं, चले नीचे इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ उसी को देख लेते हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, हाँ जी, ये हमने सिंप्लीफाई किया है, एस मेक्स ए मेक्स स्मॉल ए, बी मेक्स स्मॉल बी, दैट्स इट। मतलब बाकी जो सी बी हमने सी और ई को एंटर किया था, सी एंड ई, वो उनका कोई यूज ही नहीं था, तो हमने उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हम एलिमिनेशन करके अपनी ग्रामर को सिंपल कर सकते हैं जब भी हम कोई चीज़ एलिमिनेट करते हैं। तो अब हम जब इसके एलिमिनेशन से कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने बता दिया कि हमारे पास जनरली हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि हम एलिमिनेट करते हैं यूजलेस सिंबल्स को, जो भी यूजलेस सिंबल है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जो नल प्रोडक्शंस है, यानी अगर कोई चीज़ सिर्फ नल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लें कि हमेशा ही नल प्रोडक्शंस जो हैं वो रिमूव नहीं होती। ये ना हो कि जब भी आपके पास कोई नल प्रोडक्शन आए तो आप कहें कि उसे हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर नल प्रोडक्शन रिमूव हो जाए तो वो एक इनफाइनाइट लूप चलता रहता है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे नल प्रोडक्शन रिमूव करने का मतलब ये है कि जैसे लिखा हो कि ए मेक्स स्मॉल ए एंड ई, लेट्स से, and E makes null production, right? अब इस null production की क्या जरूरत है, मैं इधर ही null लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ A makes small a and null। अब A आता जाएगा, लेट्स से कि कोई स्टार्ट सिंबल है या जो भी है, और जब मुझे लगेगा कि मुझे इसे ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे इसको नल प्रोडक्शन को इंक्लूड कर लूँगी और वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे अब अगर इस केस में भी आप नल प्रोडक्शन को रिमूव करवा दें और कहें कि A इज़ मेकिंग ओनली A, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। वाई इट इज़ अ रॉन्ग थिंग? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ अवर लैंग्वेज, वी डोंट नो कि हमें क्या बनाना है। लेट्स से कि अगर इस प्रोडक्शन से मुझे A raised to power 4 बनाना हो, लेकिन ये तो जब मैं A को कॉल करूंगी तो वो A ही आएगा, जब मैं A लिखूंगी तो मेरे पास दोबारा A ही आएगा, और इतना ज़्यादा आता रहेगा तो वो 4 पे तो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा until unless I have a null production, जिसको मैं कॉल करूंगी तो वो 4 पे जो है वो स्टॉप कर देगा। तो नल प्रोडक्शन जब आपने रिमूव करवानी है वो तब करवानी है जब आपका कोई नॉन टर्मिनल जैसे कि ई है वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सिर्फ नल प्रोड्यूस करवा रहा है, यानी एक नॉन टर्मिनल सिर्फ नल प्रोड्यूस करवा रहा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दें, राइट। एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, ये यूनिट प्रोडक्शन आपने खत्म करवा देनी है।
अब ये यूनिट प्रोडक्शन किस तरह होती है हमारे पास। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने इन सब चीज़ों की डिटेल्स भी बताई हुई है और उनको मैं शॉर्टन करके आपको डायरेक्टली ही बता रही हूँ। यहाँ पहले मैं आपको बुक से बता देती हूँ, फिर मैं वैसे आपको ये देखें एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल की उन्होंने कुछ एग्जांपल्स करवाई हुई हैं, आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन की करवाई हुई है और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन की हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं और आपने इन एग्जांपल्स को भी देख लेना है, यूनिट प्रोडक्शंस और सारी एग्जांपल्स। और उसके बाद भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, फिर हम एप्लीकेशंस देखेंगे। तो अभी ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा खुद ही, और मैं आपको अभी खुद अपनी एग्जांपल्स के साथ ये करवा देती हूँ कि हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है जी। अब इसी पेज पे हम कर लेते हैं, आज हमारा जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं इसी पेज पे। यहाँ पे हमारे पास जी क्या लिखा हुआ उन्होंने बताया, हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, हमने देख लेनी है वो 3 की 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास हमने देखी है वो ये देखी है कि हमने रिमूव करनी है यूज़लेस सिंबल्स। ठीक है, यूज़लेस सिंबल्स को हमने रिमूव करना है। तो यूज़लेस सिंबल्स को रिमूव करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको खुद से 1-2 एग्जांपल्स इसलिए करवाने लगी ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें और बुक वाली भी देख लें, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि मैं सिर्फ ही बुक को फॉलो करूँगी इन केस ऑफ एग्जाम्पल्स। तो देयर कुड बी डिफरेंट एग्जाम्पल्स इवन जो सिंपल फॉर्म में हों। तो अगर हम यूज़लेस सिंबल्स को करें तो लेट्स से कि हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट मैंने कर लिया, स्टार्ट में मेरे पास आ रहा है ए मेक्स बी, ए और बी और सी, वट एवर आई एम मेकिंग, ऑलराइट, यानी ए बी सी तीनों को मैं प्रोड्यूस जो है वो करवा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहली चीज़ आ गई कि मैंने कहा ए बी या सी कुछ भी आ सकता है। और अगर मैं इनके दरमियान लाइन ना भी लगाऊं क्योंकि नॉन टर्मिनल हैं, तो ए बी और सी मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। फिर मेरे पास ए इज़ मेकिंग स्मॉलर ए and B is making a smaller b and that's it. C is making nothing. If C is making nothing, it's a useless symbol. ठीक है, ये एक useless symbol है। पहली बात ये useless symbol है। दूसरा केस क्या हो सकता है, यानी फर्स्ट केस मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट केस ये बताया कि एक सिंबल जो है it is making nothing, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनल मेकिंग नो टर्मिनल, यानी वो किसी टर्मिनल को नहीं बना रहा। देखें, A इज अ नॉन टर्मिनल, तो ये एक टर्मिनल A प्रोड्यूस कर रहा है। B इज अ नॉन टर्मिनल, इट इज प्रोड्यूसिंग अ टर्मिनल B. C is also non-terminal and it is producing no terminal at all. ठीक है, नो टर्मिनल, ये किसी टर्मिनल को नहीं बना रहा या प्रोड्यूस नहीं कर रहा। एक तो ये केस हो गया यूजलेस सिंबल का, और दूसरा यूजलेस सिंबल का केस ये है कि लेट्स से कि आपके पास F जो है इट इज मेकिंग लाइक एफ डी, लेट्स से इट इज मेकिंग एफ डी, F इज मेकिंग ए एक्स। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि हमारे पास हर तरह के सिंबल्स आ सकते हैं। एंड ए एक्स एंड डी इज मेकिंग, लेट्स से इट इज मेकिंग बी वाई, एंड देन वी हैव सम सिंबल जी विच इज मेकिंग सी जी, and there is a symbol H that is making maybe P, alright. So अगर अब यहाँ पे देखें इस केस में, तो इस केस में आपको पता चल रहा है कि आप इन दोनों को तो चलो स्टार्ट सिंबल से आपने ले लिया तो ठीक है, आप इसे बना सकते हैं। अब इन सिंबल्स का क्या काम है, इनको तो आप रीच ही नहीं कर सकते फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। ठीक है, कि ये आपके पास रीचेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल हैं कि नहीं है। अच्छा, ये आज मुझसे लिखा सही नहीं जा रहा। अच्छा, रीचेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल नो, तो फिर वो यूजलेस है। अगर हम स्टार्ट सिंबल से उसको रीच ही नहीं कर सकते तो दे आर यूजलेस। आप अपनी लैंग्वेज को जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट सिंबल के सिंबल्स लेते लेते एंड तक पहुंचते हैं। ये तो नहीं कि नीचे से कहीं से भी एच उठाकर लिखती है और कहा कि जी ये हमारी लैंग्वेज बन रही है। दैट इज नॉट द केस, सो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, ये हमारे पास ठीक नहीं है। तो आपके पास अगर यूजलेस सिंबल्स हैं तो उनके 2 केसेस हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उन्होंने कही कि चलें ये चीज़ हमें पता चल गई। उसके बाद हमारे पास हो सकती है एक और चीज़, वो उन्होंने बताई क्या है जी। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ, बड़ा, आई जस्ट सेड बड़ा,
दैट रे प्रॉब्लम, आई डोंट हैव दिस बट अभी मेरी स्लिप ऑफ टंग। सो उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ नल, यानी सेकेंड हमारे पास चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं ऑफ नल प्रोडक्शंस। ठीक है, तो ये वैसे मैंने अभी आपको बताया भी है, लेकिन मैं दोबारा एक बार लिख देती हूँ। नल प्रोडक्शंस, ये यहाँ पे ये नल का साइन भी लिखा होता है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया था कि नल प्रोडक्शन का केस क्या है। नल प्रोडक्शन का सिर्फ ये केस कि इफ सम नॉन टर्मिनल इज ओनली मेकिंग नल प्रोडक्शन। ठीक है, सिर्फ अगर वो नल प्रोडक्शन कर रहा है तो फिर तो कोई जवाज नहीं बनता उसको रहने का, कि अगर हमारे पास है स्टार्ट सिंबल मेक्स ए एंड बी एंड ए मेक्स ए एंड बी मेक्स एम्प्टी। ऑलराइट, अब ये बी मेक्स एम्प्टी, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमूव इट। नल प्रोडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हाँ, इफ अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे होता है कि ए मेक्स स्मॉल ए एंड बी मेक्स स्मॉल बी एंड नल सिंबल, तो फिर ये नल सिंबल रिक्वायर्ड था, फिर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि बी कुछ और भी प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो एम्प्टी भी कर रहा है तो चले उसको चलने दे। तो ये केस है हमारे पास नल प्रोडक्शन का। उसके बाद हमारे पास तीसरा केस है यूनिट प्रोडक्शंस, यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन में आपने ये देखना है कि लेट से हमारे पास है S makes A, alright, A makes B and then B makes small c. In this all thing what we are doing, we can actually write down S makes C at all. ये यूनिट प्रोडक्शन करने की, हमें दोनों यूनिट प्रोडक्शन करने की क्या जरूरत थी। ये यूनिट प्रोडक्शन है कि एक नॉन टर्मिनल बना रहा है एक और नॉन टर्मिनल को, वो नॉन टर्मिनल फिर आगे कोई टर्मिनल बता रहा है। तो ये जो सारी हमने दरमियान में ट्रांजिशन की, इसकी हमें क्या जरूरत थी। ये यूनिट प्रोडक्शन है ना, एक नॉन टर्मिनल यूनिट इज मेकिंग अनदर सिंगल नॉन टर्मिनल यूनिट। अगर इधर ही यहाँ पे हमारे पास ऐसे हो कि एस इज मेकिंग ए बी, तो दैट इज अ फाइन थिंग। वाई, ए बी दोनों की बात हो रही है और फिर हम बता रहे हैं कि ए इज मेकिंग ए मे बी एंड बी इज मेकिंग मे बी स्मॉलर बी, सो दैट इज अ फाइन थिंग। बट दैट इज नॉट अ फाइन थिंग कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एस इज मेकिंग ए एंड ए इज मेकिंग बी एंड बी इज मेकिंग सी, और वो सारी चीजें जो है वो यूनिट में चलती रहें। और इवन इस केस में कुछ थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स इवन भी हो सकती हैं, तो यहाँ वो हम चीज़ें जो हैं देख लेंगे। ठीक है, कि किस तरह की होती हैं। आप इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, यूजलेस सिंबल्स की भी और यूनिट प्रोडक्शंस की भी और बहुत सी चीज़ों की, यानी यूनिट प्रोडक्शंस की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसमें बिल्कुल यूजलेस आपको बार बार वही चीज़ें बताई जाती हैं, और अगर आपको वो चीज़ें उसके बगैर भी आप अपना काम जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स हम बहुत सी और भी देख सकते हैं, जैसे हम ये देख सकते हैं कि एस इज मेकिंग, लेट्स से एस इज मेकिंग ए और स्मॉल ए, राइट, ए और स्मॉल ए, एंड देन वी से ए इज मेकिंग ए, सो फाइन, ए इज ऑलरेडी मेकिंग ए, तो हम इतना क्यों हम रफड़ कर रहे हैं। We can do it even अगर हम इसे को भी सिलेक्ट करते हैं, what we are doing nothing, like it is a useless production। आप ये यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करनी, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर आप रियलाइज करते हैं कि ओके these certain things are useless, why I am doing this even in the first place, we are just wasting our time। So if we are making grammar and we have a big grammar, तो उसमें हम हमेशा इन चीज़ों को रिमूव करते हैं कि these are just useless things, so we should not do these, alright। या जैसे अगर लिखा हो B, S is making A, right, and then we say S is making, नहीं sorry, S तो मैंने लिख दिया, then I say A is making double A, alright। so ये दोनों इकट्ठे हैं तो ये तो नेसेसरी है ना, मैंने दरम्यान में और का साइन तो नहीं लगाया हुआ, दिस इज नेसेसरी। इट मीन्स कि जब भी मैं लैंग्वेज बनाऊंगी ए को लूंगी और उसके बाद इस ए को डबल ए से रिप्लेस ही कराऊंगी, तो फिर स्टिल मैं यहाँ पे ट्रिपल ए लिख सकती हूँ ना। वाई इवन आई एम डूइंग दिस स्टूपिड प्रोडक्शन, राइट। तो इस तरह हम ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं। आपकी बुक में इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स एंड यू विल जस्ट रीड देम एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ चीज़ें
ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना के लिखी होती हैं, उन पे आपने परेशान नहीं होना, आपने सही तरीके से एग्जाम्पल्स को देखना है और देखना है कि उन्होंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया है। वो कुछ लेमस बना के लिखे हुए हैं, लेमा 1, लेमा 2, लेमा 3, बट एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग इज द सेम जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो चीज़ें वही हैं। तो आपने एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है और उनको सॉल्व करने पे फोकस करना है। बाकी आपने परेशान नहीं होना कि ये थ्योरी इतनी मुश्किल लिखी हुई है, इतनी अजीबोगरीब बातें लिखी हुई हैं, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, ये हमारे पास हो गया, ये एलिमिनेशन वाली चीज़ हमने देख ली। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ CFGs। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर्स आर यूजफुल इन स्पेसिफाइंग सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑलराइट, वी नो दैट कि ग्रामर का यूज़ क्या है, दे आर मेनली यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो that is why we are studying grammars, because we know that we need to understand the programming languages, and once we understand the programming languages we can make the compiler for them. So that is why they are just saying कि आपके ये CFGs का है क्या। they are also used in natural language processing में भी होता है। और यहाँ पे क्योंकि इंडियन ऑथर की बुक है तो उसने एक इंडियन मतलब तमिल पोइट्री वेनपा का वेनपा ही है, हाँ, इसका लिखा हुआ कि ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। Efficient parser can be automatically constructed from CFGs. CFGs अगर आपको पता हो तो आप automatically parsers बना सकते हैं। CFGs are also used in speech recognition, in processing of spoken word, और उसके बाद expressive power of CFGs too limited to adequately capture all the natural languages phenomena. Therefore, extension of CFGs are interest for computational linguistics, क्योंकि CFGs की बहरहाल limited कैपेसिटी है। अब ये नहीं कह सकते कि सारी लैंग्वेजेस ही कंटेक्स्ट फ्री हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग वी शुड कंसीडर, वी शुड से। तो उस लिहाज से बताया गया। उसके बाद ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है पास्कल स्टेटमेंट्स की, इसको आप एक दफ़ा सिर्फ देख लीजिएगा, यू डोंट हैव टू exactly understand it, but that's a very simple example कि CFG किसी लैंग्वेज की ग्रामर को कुछ स्टेटमेंट्स को किस तरह करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सॉल्व एग्जांपल्स हैं सारी की सारी, ये इनके सॉल्यूशंस भी इन्होंने साथ ही दिए हुए हैं। हमने इस चैप्टर में सब कुछ स्टडी किया है, तो अगर सब कुछ स्टडी करने के बाद आपको फिर भी स्पून फीडिंग चाहिए इन एग्जांपल्स को करने के लिए कि ये मैं सारी आपको खुद करवाऊं, यू नीड स्पून फीडिंग, तो फिर आप खुद सोचें दैट यू आर इन 4th सेमेस्टर, इट मीन्स यू आर अ ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट, एंड इवन ऑन ग्रेजुएट लेवल अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरह खुद से स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, तो फिर यू हैव नो यूज ऑफ स्टडी एट ऑल। सो यू शुड जस्ट डू दीज एग्जांपल्स ऑन योर ओन। वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर इज कि always do summary of all chapters. I mean, whatever chapter I teach you, please read the summary. It is the same as it is being done in your chapter, but summary is also very important. It's very good. और इस book में summaries बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, and I remember I did not taught all the chapters to my previous batch in compiler construction, but I made them learn all the summary. मैंने उनको समरी सारी करवाई थी और उन्हें कहा था बिकॉज एट दैट टाइम लास्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टू माय लास्ट बैच, तो दैट वाज द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग द lectures, and suddenly corona happened, so I just took 2 or 3 lectures live, and then corona happened and we were like बच्चों को भी समझ नहीं आती। अब तो आप लोग बहुत स्मूथली यूज्ड हो गए इन सब चीज़ों के, लेकिन उस टाइम सबको समझ नहीं आती थी कि हम किस तरह करें, so that is why they did not understand कि हमने इन चीज़ों को किस तरह करना है। तो उस टाइम मैंने कुछ जो एंड पे चैप्टर्स नहीं भी करवाए थे, इवन आपके भी वो स्किप हो जाएंगे क्योंकि आपके पेपर्स बहरहाल जल्दी आ गए, इवन अभी 2 हफ्ते लेट हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके फाइनल्स जल्दी आए हैं, थोड़ा टाइम डलना चाहिए था बीच में, लेकिन बहरहाल दीज आर द थिंग्स बिकॉज हमारी एजुकेशन पॉलिसीज इस टाइम सिचुएशन की वजह से ऐसे हैं। तो आप लोगों को भी समरीज करनी पड़ेंगी बिकॉज समरीज आर वेरी गुड, आपको सारा ना एक ओवरव्यू हो जाता है। अभी तो खैर हमारा 3rd चैप्टर आज ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम अपना काफ़ी काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद I just hate it. उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी सारी ब्लैंक्स लिखी हुई हैं, प्लीज़ एक दफ़ा
लाजमी कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स को भी. वाई आई एम सेइंग दिस, एंड यस डू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल ऑफ द एक्सरसाइज लाइक ट्रू फॉल्स हैं, और अगर आपके MCQs हैं, बिकॉज आई हैव अ प्लान ऑफ इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप थिंग्स ऑल्सो इन योर फाइनल पेपर. मैंने फाइनल पेपर आपका इस दफ़ा सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैं उसमें इंक्लूड करूँगी, एंड आई वुड हैव माई ओन वे कि जिस तरह भी देखा जाएगा. हो सकता है आपके फिजिकल एग्जाम्स हो जाएं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इंस्टीट्यूशंस जैसे खुल गए हैं तो उस हिसाब से हम बात करें, बट वी आर नॉट श्योर, अभी हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई. लेकिन अगर हो जाए फिजिकल तो दैट्स वेरी गुड, अगर ना हो तो चलें, तब भी हम क्या कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, इसलिए आप देख लीजिएगा कि सारी की आपको एंड पे दी हुई है, एक्सरसाइज भी है, ये सारी सेम ही है, आपको देख के भी लग रहा है. और ये देखें आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव की भी आपको दी हुई है, तो इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया. दैट वाज अ लेंथी चैप्टर एंड वेरी टेक्निकल चैप्टर, जिसकी वजह से हमारा इस पर अच्छा खासा टाइम लगा. और अब इंशाल्लाह हम लोगों ने स्टार्ट करना है सिंटैक्स एनालिसिस में. चल रहा सिंटैक्स एनालिसिस ये, लेकिन हम इसमें पार्सेस को पढ़ेंगे. दैट इज अवर चैप्टर नंबर 4. सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. थैंक यू सो मच.